हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, ये मेरी MPSC 006 की पार्ट 1 वीडियो है, जिसके अंदर मैं दिसंबर सेशन के लिए काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद देयर आंसर्स डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इसी का पार्ट 2 वीडियो भी लेकर आऊँगी। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में गाइज आपको एक लिंक मिलेगा जो कि MPSC 006 की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है। तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे आपको जितने भी आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर के, जिसमें साथ में उनके आंसर्स भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से प्लेलिस्ट में से अपने क्वेश्चन आंसर्स वाले नोट्स को बना सकते हो। उसके अलावा आपको अगर परचेज करना है नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को, तो आप इस नंबर पे गाइज मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो। और आपके MPSC के जो भी कोर्सेज हैं या फिर MGPE वाले जो आपके कोर्स हैं, उनके अगर आपको गेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप गाइज इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना ऑन व्हाट्सएप। मेरी टीम आपको गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करवा देगी। बाकी आपकी जो भी क्वायरीज होती है ना, उसके लिए आप इन्हीं वीडियोस के नीचे कमेंट कर दिया करो, तो मैं आपके ज़रूर रिप्लाईज करूँगी। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है कि रिवॉल्यूशनरी वॉर क्या होता है, उसको पूरा इलैबोरेट करना है। सो अ रिवॉल्यूशनरी वॉर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन विच पीपल राइज अगेंस्ट एन एस्टैब्लिश अथॉरिटी। पहले से ही कोई शासक है हमारे ऊपर, ऑलरेडी उस शासक की हमारे ऊपर अथॉरिटी है, तो लोग गाइज उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दैट इज रिवॉल्यूशनरी वॉर। यूजुअली हम क्या देखते हैं कि किसी राजा के खिलाफ, किसी कॉलोनियल पावर के खिलाफ, किसी ऑपरेसिव रिजाइम के खिलाफ जो है लोग खड़े होते हैं। तो क्रांतिकारी युद्ध यह संघर्ष है जिसमें लोग स्थापित सत्ता, अक्सर राजशाही, औपनिवेशिक शक्ति या दमनकारी शासन के खिलाफ उठ खड़े होते हैं, ताकि मूलभूत राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन लाया जा सके। It is often ideological and mass-based, aiming not just as replacing rulers but transforming society। तो यहाँ पे केवल जो हमारा राजा है, जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, उस शासक को बदलना ही हमारा उद्देश्य नहीं होता, बल्कि पूरे समाज को रूपांतरित करना हमारा उद्देश्य होता है। अब हम यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी वॉर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। जैसे सबसे पहले आपको उसमें जन भागीदारी यानी कि मास पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलेगा। So revolutionary war often involve large scale participation of common people। ठीक है, तो जो आम जनता होती है वो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी, पीजेंट्स, वर्कर्स, इंटेलेक्चुअल्स देखने के लिए मिलेंगे। और कहीं ना कहीं उनके जो मोटिवेशन पावर होगी, जहाँ से उनको मोटिवेशन मिला होगा गाइस, वो आइडियोलॉजीज से मिला होगा। यानी कि अब उन्हें लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सारी चीज़ों को वो समझ चुके हैं और इसी वजह से अब वो इनकी मांग करेंगे। तो इसका प्रेरक बल स्वतंत्रता, समानता, न्याय या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचार होते हैं, और ये सिस्टमैटिक चेंज लेकर आना इनका एम होता है। तो ये ऑर्डिनरी वॉर्स से डिफरेंट होते हैं। रिवॉल्यूशनरी वॉर्स गाइस क्या करते हैं कि जो भी उस समय सिस्टम होगा उसको पूरा ओवरथ्रो कर देंगे, और मास मोबिलाइजेशन और गुरिल्ला टैक्टिक्स का ये यूज करते हैं, जैसे कि प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक करना, गुरिल्ला वॉरफेयर्स करना, ये सारा इनका काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे कि रिवॉल्यूशनरी वॉर आखिर क्या होती है। देन आप इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आप कुछ उदाहरण भी देंगे, जैसे कि आप अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर का दे सकते हैं, कॉलोनिस्ट फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो हम क्या देखते हैं गाइस कि अमेरिका में वो लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे, ब्रिटिश रूल के खिलाफ खड़े हुए थे, ताकि उन्हें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल सके और वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस यानी कि अपने यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन स्थापित करना चाहते थे। फिर उसके बाद आपको फ्रांसीसी क्रांति भी देखने के लिए मिलती है। फ्रांस में क्या होता है कि वो अपने जो मोनार्क है, ठीक है, उसको ओवरथ्रो करना चाहते हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का जो स्थापना है वो अपने यहाँ पे करना चाहते थे। फिर इंडिया में भी आपने क्रांतिकारी आंदोलन उस टाइम पे, जिस टाइम पे अंग्रेजों का हम पे शासन था, उस टाइम पे आपने देखे ही थे। ओके, सो आप कंक्लूजन में बताएंगे कि जो रिवॉल्यूशनरी वॉर्स होते हैं गाइस, ये क्या होते हैं, एक तरीके के ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रगल्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रगल्स होते हैं। और इनका जो एम है वो क्या होता है,
ऑपरेशन को ओवरथ्रो करना, ठीक है, दमन को पूरा खत्म करना, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम को प्राप्त करना और सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करना है। अब जो सोसाइटी बनेगी वो किन चीज़ों पे बेस्ड होगी? सोसाइटी में गाइस क्या होगा, अब जस्टिस आ जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी और लोगों का मतलब कलेक्टिव होगा, सारी चीज़ें सामूहिक आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। एंड दे आर एसेंशियल in understanding how political, social and economic system evolve under popular pressure। ठीक है, तो किस तरीके से चीज़ें इवॉल्व होती हैं वो समझने में ये हमारी हेल्प करता है। इसके बाद आपको देखना, देखो जब भी दो गुटों के बीच में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, दो देशों के बीच में, दो गुटों के बीच में, तो वहाँ पे जो नेगोशिएशन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो व्हाट इज नेगोशिएशन? तो नेगोशिएशन इज अ प्रोसेस in which two or more parties in conflict communicate directly to reach a mutually acceptable solution। क्या होता है? बातचीत एक ऐसी प्रक्रिया है जब दो पार्टीज जो संघर्ष में यानी कि कॉन्फ्लिक्ट में है और वो एक सीधे संवाद करेंगी और एक आपसी स्वीकार्य समाधान पे पहुंचेंगी। इसे संघर्ष समाधान का प्रमुख उपकरण माना जाता है क्योंकि यह अहिंसक होता है। इसमें मतलब आपको कुछ इफेक्टिव देखने के लिए आपको मिलता है, मतलब इसमें कोई खर्चा नहीं आता और फ्लेक्सिबल भी होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट दो पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर लर्न करने हैं। अगर नेगोशिएशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा तो आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि नेगोशिएशन के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जो दोनों पार्टीज़ हैं उनकी स्वैच्छिक भागीदारी होती है। ऑल पार्टीज एंगेज विलिंगली विच इंक्रीज कमिटमेंट टू दी एग्रीमेंट। तो अपनी इच्छा से आ रहे हैं तो उन्हें एग्रीमेंट पे कमिटमेंट भी चाहिए। प्रत्येक संवाद होता है तो कोई भी गलत फहमियों को स्पष्ट करना हो जाती है, वहाँ पे क्लियर बात रहती है, सारी विश्वास बनाने में हेल्प होती है और दोनों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। तो बातचीत में स्थिति की बजाय मूल हितों पर ध्यान दिया जाता है, जो सभी के लिए लाभकारी हो ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढे जाते हैं और इसमें काफ़ी लचीलापन भी होता है। तो पक्ष प्रक्रिया के दौरान रणनीतियों और शर्तों को अनुकूलित कर सकते हैं बिना बाहरी दबाव के। कॉस्ट इफेक्टिव है, नॉन वायलेंट है, ये तो हमें पता ही है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है गाइस? तो ये कोई भी दो लोगों के बीच संघर्ष हो रहा है तो नेगोशिएशन उस संघर्ष को बढ़ने से रोकेगा। तो टाइमली नेगोशिएशन कैन प्रिवेंट माइनर डिस्प्यूट्स फ्रॉम एस्केलेटिंग इनटू द मेजर कॉन्फ्लिक्ट। तो समय पर बातचीत छोटे विवाद को बड़े संघर्ष में बदलने से रोकती है, आपसी समझ को बढ़ावा देती है। तो यह पक्षों को एक दूसरे की आवश्यकताओं और उनके दृष्टिकोणों को समझने में भी मदद करती है। तो जो भी हमारी दो पार्टीज हैं, ठीक है, उन दोनों पार्टीज के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं वो समझने में, ठीक है, उनके पर्सपेक्टिव्स को समझने में और बेटर कोऑपरेट करने में ये हेल्प करता है नेगोशिएशन। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप हो पाता है इसकी वजह से। तो क्योंकि इसमें जबरन कुछ भी नहीं किया जा रहा, दोनों पार्टी वॉलेंट्री आ रही हैं और फिर नेगोशिएट कर रही हैं और इसे कई स्तरों पे लागू किया जा सकता है। तो इट कैन बी यूज्ड इन फैमिली, इट कैन बी यूज्ड इन वर्क प्लेस, कम्युनिटी, एनीवेयर। ओके, सो इट इज एप्लीकेबल एट मल्टीपल लेवल्स। आप इसके बारे में बात करेंगे, देन आप एक कंक्लूजन दे देंगे दैट नेगोशिएशन इज एन इफेक्टिव, नॉन वायलेंट एंड फ्लेक्सिबल टूल। तो जो भी हमें कॉन्फ्लिक्टों को निपटाना होता है वहाँ पर ये काफ़ी प्रभावी है, अहिंसक और लचीला है। ये डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सभी को आगे बढ़ाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्म्स कंट्रोल क्या है, यानी कि हथियारों पे नियंत्रण पाना। ज़्यादा से ज़्यादा जो घातक हथियार है उनको नहीं बनाया जाएगा, उनको नहीं डिप्लॉय किया जाएगा, वही है हथियार नियंत्रण, आर्म्स कंट्रोल। तो आर्म्स कंट्रोल रेफर्स टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, पॉलिसी और मेजर। तो हम क्या देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या देखते हैं कि जो बड़े बड़े देश होते हैं ना, जो भी आपके विभिन्न देश हैं, वो क्या करते हैं गाइस, किसी प्रकार का एग्रीमेंट कर लेते हैं आपस में, ठीक है, एग्रीमेंट कर लेते हैं या पॉलिसीज़ को अपने यहाँ पे लागू करते हैं या कुछ नए मेजर्स को वो लेते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट करना, पॉलिसीज़ को लागू करना, कुछ नए मेजर्स को लेना, ताकि क्या किया जा सके, जो आपके हथियार हैं, ठीक है, उनको लिमिट में कर सके, उन्हें रेगुलेट कर सके, उन्हें रिड्यूस कर सके वेपन्स को, ठीक है। तो दैट इज आर्म्स कंट्रोल। तो हथियार नियंत्रण का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय समझौते करना, नीतियां करना, उपायों के माध्यम से
हथियारों के उत्पादन, तैनाती और उपयोग को नियंत्रित, सीमित या घटाने का प्रयास। इसका मुख्य उद्देश्य हथियारों की दौड़ को रोककर वैश्विक शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाना है। तो दुनिया में जो हथियारों की दौड़ है ना, उसको रोकना है, क्योंकि हर एक देश इस चीज़ में लगा हुआ है कि मेरे पास ज़्यादा हथियार इससे ज़्यादा हो जाएं, एक दूसरे से रेस में लगे हुए हैं। तो ये आर्म्स रेस को कंट्रोल करना, तो सबसे पहली चीज़ क्या हो जाती है इसमें, आर्म्स को सीमित करना और उन्हें घटाना। तो आर्म्स कंट्रोल एम टू रिड्यूस द नंबर एंड टाइप ऑफ वेपन। एक तो उनका नंबर भी कम होना चाहिए, साथ ही साथ उनका टाइप भी, स्पेशली जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है, न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल, वो नहीं होने चाहिए। नियंत्रण और निगरानी रखना, यानी कि वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें भी होती हैं इसमें। साथ ही साथ हथियारों की दौड़ को रोकना इसका उद्देश्य है। तो जो आपका क्वेश्चन है उसमें बस यही बताना है कि आप आर्म्स कंट्रोल से क्या समझते हो। तो आर्म्स कंट्रोल का मतलब क्या है, हथियारों की दौड़ को रोकना, हथियारों के विकास को सीमित करके हथियार नियंत्रण देशों को प्रतिस्पर्धी सैन्यकरण से रोकता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना भी इसका काम है। तो यह युद्ध, संघर्ष और हथियारों के दुर्घटनात्मक उपयोग की संभावना को कम करता है और देशों के बीच विश्वास को बढ़ाता है। और ऐसे हमें कई सारे जो ट्रीटीज़ हैं वो देखने के लिए भी मिलती है, जैसे कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, केमिकल वेपन कन्वेंशन, CWC, इनके आप एग्जांपल्स दे सकते हो। तो ओवरऑल आप बताएंगे कि गाइज आर्म्स कंट्रोल एक काफ़ी ज़्यादा वाइटल टूल है फॉर द ग्लोबल पीस। इसका एम है वेपन्स को लिमिट करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करना। अब हमारा इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद गाइज मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसको ज़रूर देखो। उसके अलावा अगर आपको इसका गेस्ट पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। नाउ इलेबरेट करने हैं की एलिमेंट ऑफ पीस कीपिंग। तो पीस कीपिंग क्या होते हैं, refers to the effort by the international organization, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा किए गए प्रयास, इसे हम कहते हैं पीस कीपिंग में शांति को स्थापित करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस करता है मेनली, ताकि कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है दो रीजन्स में तो वहाँ पे पीस को मेंटेन किया जा सके। इट इन्वॉल्व्स डिप्लॉइंग न्यूट्रल पर्सोनल टू प्रिवेंट एस्केलेशन, प्रोटेक्ट सिविलियंस एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर सस्टेनेबल पीस। ठीक है, तो क्या क्या करना है, इसमें तटस्थ कर्मियों को भेजना शामिल होता है ताकि संघर्ष बढ़ने से रोका जाए। तो कहीं पे भी दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस अपने लोगों को भेजता है और शांति की स्थापना में काम करता है। पार्टीज का कंसेंट इसमें इंपॉर्टेंट है। तो पीस कीपिंग ऑपरेशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज। तो अपनी मर्जी से नहीं जाना है, वहाँ पे सहमति लेनी आवश्यक हो जाती है और तटस्थ बने रहना है, यानी कि आपको किसी भी एक पार्टी का जो फेवर नहीं करना और बल का प्रयोग कम से कम करना है। तो बल का प्रयोग सामान्यतः आत्मरक्षा या मिशन के उद्देश्य तक ही सीमित होता है। तो लिमिटेड यूज ऑफ फोर्स, निगरानी और रिपोर्टिंग भी। तो पीस कीपर्स जो होते हैं वो सीज फायर्स को मॉनिटर करते हैं, ट्रूप्स कहाँ जा रहे हैं, क्या वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इन सब के बारे में वो ध्यान रखते हैं। सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना, यानी कि नागरिकों की सुरक्षा करना भी उनका काम होता है पीस कीपिंग मिशंस के अंदर, और लोगों को मानवीय सहायता जैसे कि फूड, मेडिकल एड, शेल्टर, ये सब प्रोवाइड करना वहाँ पे जाके। और राजनीतिक प्रक्रियाओं का समर्थन भी करते हैं वो, जैसे कि दो देश अगर लड़ रहे हैं तो उनके बीच में नेगोशिएशन करवा देना, वहाँ पे उनके देश में इलेक्शन करवाना, उनके इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करवाना और उनमें कोऑर्डिनेशन की स्थापना करना। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर दिस आंसर। आई होप कि आप मेरे प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देखेंगे। जब तक आप वो सारे देखो उसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगी और आपके MPSC 006 की जो प्रिपरेशन है वो हमारे चैनल से हो जाएगी। ओके।